हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ और पढ़ेंगे साथ में डाइलेक्ट्रिक। कूलम्स लॉ हमने पहले पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा हमने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है। तो कुछ क्वेश्चन के जरिए हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सवाल है कि अ चार्ज क्यू इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू कंडक्टिंग स्फीयर. What should be the value of charges on these spheres so that the repulsive force between them is maximum when they are placed at fixed distance? इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको दो चार्ज बनाना है. You have to construct two charges from charge Q. सपोज पहले वाले पे चार्ज अगर x देते हैं तो दूसरे वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा Q minus x. And let us understand the distance between these two is how much? तो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे x हो जा रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू r हो जा रहा है. तो अगर आप यहाँ पे फोर्स के वैल्यू लिखते हो F, then value of force F is equals to K Q1 into Q2, that is Q minus x divided by distance r square. So this is equals to K divided by r square और ये कितना हो जाएगा Qx minus कितना हो जाएगा x square, and this is the value of force F. For F to be maximum, क्वेश्चन में क्या बोला है, किसको करना है, फोर्स को मैक्सिमम करना है. F to be maximum, the differentiation of F with respect to x should be 0. बिकॉज वी ऑल नो दैट किसी का वैल्यू मैक्सिमम निकालना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देते हैं. तो k बाई आर स्क्वायर यहाँ बाहर हो जाएगा और जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज इक्वल टू 0. सो द वैल्यू इज k बाई आर स्क्वायर. क्यू और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, एंड दैट्स इक्वल टू 0. अब इसको करना है, यहाँ पे निकालना है डिफ्रेंशिएट करके. तो ये जो वैल्यू हुआ इसको 0 से इक्वेट करेंगे, देन व्हाट यू विल गेट, q माइनस 2x इक्वल्स टू 0. सो 2x इक्वल्स टू q, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, q बाई 2 आ जाएगा. x का वैल्यू q बाई 2 आने का मतलब ये हुआ कि जब चार्ज कैलकुलेट करते हो आप तो इस केस में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगा q बाई 2, और वहीं पे इस जगह पे बात करेंगे तो q माइनस q बाई 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा q बाई 2. तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही चार्ज बराबर बराबर वैल्यू में अगर बढ़ जाता है q बाई 2, उस केस में इस दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है मैक्सिमम होता है. देन यू में कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट कि एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना है सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम. तो इसके लिए चार्जेस को 50% डिवाइड करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स A0 एंड माइनस A0. मीन्स वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स है इसको रखा जाता है कुछ इस तरीके से. ये सपोज कर लिया हमने वाई एक्सिस दिया है और ये क्या दिया है, अपना एक्स एक्सिस दिया है. यहाँ पे चार्जेस को रख दिया जा रहा है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 0 एंड A दिया हुआ है. वहीं पे जो दूसरा चार्ज दिया है कितना दिया है, ये दिया है 0 एंड माइनस A दिया हुआ है. बोला है कि एक चार्ज है जिसका पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ A एंड 0 दिया है. दिस पोजीशन इज A एंड 0. और ये जो चार्ज दिया हुआ कैसा दिया है, माइनस Q चार्ज दिया है. और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है दोनों ही पॉइंट पे वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिया है Q, और ये चार्ज दिया है कैसा, Q दिया है. अब यहाँ पे देखेंगे जैसे ही इस चार्ज को इस जगह से आप रिलीज करते हो देन यू विल रियलाइज कि ये जो चार्ज हुआ इसको Q चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस चार्ज को इधर में Q चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये दोनों तरफ चार्ज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है. इन बोथ द सिचुएशन दिस चार्ज इज बीइंग अट्रैक्टेड. अब इधर चार्ज ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये चार्ज इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चलते चलते चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे रुकेगा नहीं, फिर कहीं इस साइड में आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा. तो फिर इसके ऊपर में अट्रैक्शन फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा होगा जिस वजह से रुक जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे इस ऑर्डर में मोशन करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा. मतलब ये मोशन को रिपीट करते जा रहा है अब चार्ज तुम्हारा. इसका मतलब क्या होगा कि जो मोशन है यहाँ पे तो रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है. लेकिन पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना चार्ज के, कितना हो जा रहा है, A हो जा रहा है. A जो दिया है ना बहुत छोटा नहीं दिया है. A का वैल्यू क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए. SHM कभी भी होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का तो ये होता है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए. वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं तो SHM नहीं है. तो क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो इसको पीरियोडिक मोशन तो हम लोग बोलेंगे, लेकिन रिपीट करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस चल रहा है इसलिए SHM नहीं होगा. तो एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये SHM नहीं है, ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये नहीं चल रहा है, फाइनाइट डिस्टेंस है, दैट्स वाई ये SHM की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो ये रहा मेरा क्वेश्चन. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है एंड कैरिंग चार्ज माइनस Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज प्लस Q2. जो चार्ज मूव कर रहा है किसके अराउंड मूव कर रहा है, प्लस Q2 चार्ज है
इसके चारों तरफ मूव कर रहा है एक चार्ज, इस चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, तो चार्ज का वैल्यू दिया है Q1 चार्ज दिया हुआ है, दिस चार्ज इज Q1। और ये मूव कर रहा है Q2 चार्ज के चारों तरफ ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, तो ये चार्ज मान लीजिए Q1 दिया है और इसके मूव करने का वेलोसिटी कितना दिया है, v दिया है, और साथ ही साथ इसका मास कितना दिया है, m दिया है, और ये चार्ज निगेटिव है -Q1 दिया है। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है -Q1, इस चार्ज के ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग जाएगा। हमको निकालना है टाइम पीरियड, तो एक चक्कर चलने का जो टाइम लगता है इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा हो गया तो इसके ऊपर में जो लगने वाला फोर्स होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा ना। और फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है, k हो जाता है, Q1 होता है, Q2 होता है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, r स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना हो जाता है, m ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा k हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा, और m हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा √k हो गया, और ये कितना हो गया, Q1 Q2 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, m r क्यूब हो जाएगा। हमसे पूछा गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर चलना है, तो एक राउंड जब चलेगा तो टोटल एंगल कितना रोटेट करेगा, 2π। स्टैंडर्ड फार्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π बाई ओमेगा, सो विल राइट 2π, और ओमेगा से अगर लिखेंगे तो 1 बाई ओमेगा है तो उल्टा हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, m r क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, k Q1 Q2। अब जो m दिया है इसका वैल्यू अगर अंदर भेज देते हैं तो कितना हो जाता है, k का वैल्यू रखते हैं तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, m r क्यूब हो जाएगा, नीचे कितना हो गया, Q1 Q2, और 2 को भी रूट के अंदर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 4 जा 16, पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और एक पाई पहले से है तो कितना हो जाएगा पाई क्यूब, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा m r क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड यू वर लुकिंग फॉर, तो आंसर हो जाएगा 16 पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब बाई Q1 Q2। तो ये रहा हमारा सिंपल से अप्रोच से हमने इस आंसर को फाइंड कर लिया। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला इसमें कि 2 पॉजिटिव आयंस कैरिंग चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, if is the force of repulsion between them, then the number of electron कितना है यहाँ से जो मिसिंग है। मतलब बोला कि 2 पॉजिटिव चार्ज आपको दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ दिया है, ये भी चार्ज Q दिया है और ये भी चार्ज Q दिया है, और इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस दिया है और डिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू d दिया हुआ है। तो पूछा गया कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया गया था ताकि वो पॉजिटिव बना था, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो n, और ये भी क्योंकि वही है सेम चार्ज है तो n हो जाएगा। फोर्स के वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू लिखेंगे 4π एप्सिलॉन नॉट f हो जाएगा d स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू Q की जगह पे लिखेंगे n, और ये कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल राइट n स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4π एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, e स्क्वायर, 4π एप्सिलॉन नॉट f d स्क्वायर डिवाइडेड बाई e स्क्वायर हो गया। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये AIPMT 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है जिसपे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब भी किसी पेंडुलम को ऐसा हैंग कर देते हैं तो आप अगर ये दोनों पे सिमिलर अमाउंट का चार्ज है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पे भी चार्ज Q दिया और दूसरे वाले पे भी चार्ज कितना दिया है, Q दिया है, तो ये जो दिया है दोनों का दोनों एक दूसरे की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे फील करेगा। ये फोर्स यहाँ पे F इधर लग जाएगा और यहाँ पे फोर्स F इधर लग जाएगा। अब क्योंकि दोनों पे फोर्स इतना लग रहा है तो ये डिफ्लेक्टेड होकर इस पोजीशन में दिखेगा, तो हमें फाइंड करना है कि बताइए इसमें टेंशन कितना हो जाएगा और ये थीटा कितना हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो बॉल दिया है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर अब देखिए, ये आपका एक बॉल है, इसको कंसीडर कर लिया आपने। इस बॉल पे इधर में रस्सी लग रहा है, तो रस्सी में कैसा लग रहा है फोर्स, टेंशन लग रहा है। साथ ही साथ इस बॉल पे नीचे की तरफ कैसा लग रहा है फोर्स, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और इसी पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू कितना दिया है, F दिया है। अगर ये रस्सी को आप ध्यान से देखते हो तो ये रस्सी गया ऊपर में, और ये वर्टिकल के साथ ये रस्सी कितना एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंगल अगर थीटा दिया है तो इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दो तो ये एंगल भी आपको कितना दिखेगा,
थीटा एंगल होगा, बिल्कुल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जो इसमें टेंशन टी है, इसका दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं ना, ऊपर में हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर में कितना हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि ये बॉल दिया है रुका हुआ है तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में एफ हो जाएगा, और वर्टिकल में लिखोगे तो कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो पहला इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा टी साइन थीटा है इसका स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही साथ कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा है इसका स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा mg का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से t का स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा mg का स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है, एफ स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एफ स्क्वायर में हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा mg का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, टेंशन फोर्स टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर एफ का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। वहीं पे अगर थीटा आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो थीटा कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, इसका मतलब हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टी कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा राइट में एफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है mg हो जाता है, और टेंशन टी और टी खत्म हो गया, तो साइन बाई कॉस कितना होगा टेन थीटा, ये वैल्यू कितना होता है एफ बाई mg। तो ये जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा एफ बाई mg, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर का सम कर देना है और उसका रूट निकाल देना है। तो ये होता है हमारा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का प्रॉब्लम होता है कि उसको अगर ऐसे हैंग किया हुआ है, दो पेंडुलम है कॉमन पॉइंट से हैंग किया हमने, तो उसके ऊपर में कितना स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा और साथ ही साथ जो पेंडुलम है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, दोनों को हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये पॉइंट है, इसको सॉल्व करने के लिए हम पीछे वाला जो लॉजिक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे एफ का वैल्यू कितना टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है एफ बाई mg होता है। ये फॉर्मूला के तौर पे आप याद रखेंगे ना तो ज़्यादा हेल्प करेगा, एफ बाई mg को टेन थीटा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दो इसमें पिथ बॉल दिया हुआ है, पहला डिस्टेंस y है, फिर बाद में बोला कि यहाँ पे हिंज कर दिया y बाई 2 डिस्टेंस है, तो इनिशियल डिस्टेंस r है तो बाद का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r' का वैल्यू कितना हो जाएगा। चलिए इसी में बात कर लेते हैं, पहले ये एंगल कितना दिया है थीटा दिया हुआ है और ये डिस्टेंस y है, तो टेन थीटा का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए जरा, f का वैल्यू हो जाएगा k हो जाएगा q1 q2 का मतलब q स्क्वायर होगा, डिस्टेंस का वैल्यू r स्क्वायर हो जाएगा। और जब हमें थीटा निकालना होगा तो ये जो दिया है आधा ट्रायंगल ये वाला हिस्सा इसको कंसीडर कीजिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला y हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा r बाई 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा परपेंडिकुलर r बाई 2 बाई बेस कितना हो जाएगा y, तो वैल्यू कितना हो जाएगा r बाई 2y ना हो जाएगा। देयरफॉर टेन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे r बाई 2y, f की जगह पे क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना होता है r स्क्वायर, और इसका वैल्यू डिवीजन किससे हो जाएगा mg से हो जाएगा। समझ में आ रही बात, सिंपल सा हमने पीछे वाले क्वेश्चन का एक्सप्रेशन यूज़ किया कि tan थीटा इक्वल्स टू एफ बाई mg होता है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा था वहाँ से हमने tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई mg, r बाई 2 इसलिए होगा कि पूरा r दिया है तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाता है r बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो कितना हो गया r बाई 2y का जो वैल्यू हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से y का जब वैल्यू देखेंगे आप, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू r का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रही बात, तो r का वैल्यू जब निकालना है तो r को एक साइड कर लो और बाकी सबको दूसरे साइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा के क्यू स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई mg हो जाएगा, और इनटू में कितना हो जाएगा y हो जाएगा। और दूसरे केस में डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा r डैश, तो इसका q लिखेंगे, और ये जो वैल्यू दिया 2k क्यू स्क्वायर बाई कितना mg को तो छोड़ देंगे, और डिस्टेंस y सेकेंड केस में कितना हो जा रहा है, तो y की जगह पे हो जा रहा है y बाई 2, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। काम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो r डैश क्यू बाई r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा टर्म दिया है यहाँ पे और ये पूरा टर्म दिया है यहाँ पे, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखोगे r डैश क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा r क्यूब बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से r डैश के वैल्यू r क्यूब का वैल्यू तो कितना हो जाएगा पावर 1/3 करेंगे तो r हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 सर्ट्स 2 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था सिंपल पेंडुलम के केस में, tan थीटा इक्वल्स टू f/mg, जो हमने पीछे कैलकुलेट करके आपको बताया कि कैसे वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगेन ये भी सवाल सॉल्व करने के लिए याद रखना है कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है। तो tan थीटा का वैल्यू होता है f डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, mg हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसके हिसाब से जो दो ऑब्जेक्ट दिया है ना, इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है कि जितना पहले वाले दूसरे पे फोर्स लगाएगा ना, उतना ही दूसरा वाला पहले वाले पे फोर्स लगाएगा। मतलब फोर्स तो एफ का वैल्यू कैसा है, सेम दिया हुआ है। तो अब बचा थीटा, और ये होगा मास का वैल्यू, m1 हो गया और m2 हो गया। तो बोलता है इसमें कि इसमें इस वाले केस में एफ का वैल्यू सेम दिया है, इसमें हो जाएगा अगर दोनों का मास बराबर है, m1 बराबर m2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि θ1 बराबर भी कितना हो जाएगा, θ2, दोनों सिमेट्रिक होगा, सेम हो जाएगा। m बराबर सेम ही है तो दोनों के लिए कितना आएगा, f/mg ना आएगा, वही तो tan थीटा होता है। लेकिन अगर दिया हो कैसा, m1 ग्रेटर देन m2 दिया है, m1 ग्रेटर देन, अच्छा बताओ यार, डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया उसको बढ़ा देंगे तो थीटा का वैल्यू घट जाएगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ाने से पूरा रेशियो कम हो जाता है। m1 अगर ग्रेटर है तो m1 का थीटा लेस हो जाएगा, थीटा ग्रेटर किसका हो जाएगा, 2 वाले का। इसी में अगर बात कर ले हम, m1 के वैल्यू लेस देन m2 है, मतलब जो m2 ग्रेटर है, m2 ग्रेटर हो जाएगा तो m2 के लिए थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब थीटा ग्रेटर किसके लिए हो जाएगा, 1 के लिए। समझ में आ रही बात? ये 3 केस याद रखना है, दोनों का थीटा बराबर होगा अगर मास बराबर है, मास जिसका ज़्यादा होता है उसके लिए थीटा का वैल्यू लेस होता है, और मास जिसका लेस होता है उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये 3 पॉइंट सिंपल पेंडुलम में आपको याद रखना है, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है आपसे मिस नहीं करेगा। एंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट आता है कि देखा गया कि दो चार्ज अगर आप कंसीडर करते हैं Q1 एंड Q2, सपोज दे आर r डिस्टेंस अपार्ट एंड केप्ट इन एयर, तो फोर्स बिटवीन देम इन एयर इज कैलकुलेटेड एज, और ये वैल्यू कितना आ गया, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r² हो गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे क्या है कि k को हम किसी और चीज़ से डिनोट करेंगे, तो यू आर एडवाइज टू राइट 1/4πε0 इंस्टीड ऑफ k। ये जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4πε0, और ये वैल्यू हो गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब बोला जाता है कि यहीं पे इसी चार्ज को अगर किसी मीडियम में आप रख देते हो, सपोज कर लो पानी में रख दिया हमने, इसको वाटर में रख दिया, ये कोई एक ऐसा मीडियम रखा हुआ है और सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस के वैल्यू आपने चेंज नहीं किया, फिर भी देखा जाता है कि जो मीडियम में फोर्स होता है ना, वो चेंज कर जाता है, ये घट जाता है। और ये जो फोर्स देखा गया कि एयर का जो फोर्स था ना, उसका कुछ k टाइम्स ये लेस हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो जिस फैक्टर से कम हो जाता है, जिस फैक्टर से घट जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहा करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये फोर्स कैसा हो गया, मीडियम का फोर्स हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। ये दो फोर्स का क्या होता है, रेशियो हो जाता है। तो किसी भी मीडियम में अगर फोर्स निकालना है तो क्या करना है, जो एयर का फोर्स दिया है उसको क्या करेंगे हम, k से डिवाइड करेंगे तो मीडियम का फोर्स मिल जाएगा। और ये जो टर्म k दिया है इसी को बोलते हैं क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। दिस k इज नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। और एयर के लिए इसका वैल्यू लगभग 1 हो जाता है, इसलिए एयर में हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी जो चार्ज दिया है वो एयर में अगर r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसी चार्ज को अगर हम कहाँ पे रख देते हैं, किसी मीडियम में रख देते हैं, उसी चार्ज को उठाया किसी मीडियम में रख दिया, सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो चार्जेस के बीच में फोर्स एक फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है, और जिस फैक्टर से डिक्रीज करता है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ऐसा देखा जाता है एग्जांपल के लिए कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है उसको अगर उसी डिस्टेंस पे पानी में रखते हैं तो 80 गुना घट जाता है। मतलब हवा में 80 न्यूटन है तो पानी में 1 न्यूटन हो जाएगा। जिस फैक्टर से वो डिक्रीज करता है, जितना टाइम्स वो घट जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये था डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट, और ये था कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा कूलम्स लॉ का पोर्शन है वो कंक्लूड होता है। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। So this was all in this, and if you think this content is helpful for you, then do consider subscribing this channel and hit the like button. Thank you. Bye bye.